हेलो जय राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बंदा साहब 15 दिन से मुझसे कह रहे हैं कि आप नमस्कार क्यों करते हैं, आप जयराम क्यों नहीं बोलते। तो चलो भाई जयराम बोल देते हैं। कौन सा प्रभु राम सिर्फ तुम्हारे हैं, हमारे भी तो हैं। तो हेलो जयराम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गुलवाम में जो घटना घटी है, सभी योद्धाओं को जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, उन्हें नमन, उनके परिवार को नमन। और मुंह से निकली बात, शायद 10 या 12 दिन पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि भगवान ना करे कि ऐसा हो कि वहाँ पर कोई घटना घटे और वहाँ हमारे 20 फौजी शहीद हों। मैं 2 दिन से यही सोच रहा था कि मेरे मुंह से 20 क्यों निकला, वहाँ कैसे घटना घटी, क्या वहाँ समीकरण हुआ, क्या वहाँ पे घटा। ये बहुत से चैनल बता रहे हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल भी बता रहे हैं, लेकिन ना मैं वहाँ पर था, ना मैं वहाँ कभी गया हूँ, ना अभी किसी आई विटनेस का बयान आया है। तो उस मुद्दे पर बात करना मेरे हिसाब से गैर जिम्मेदाराना होगा। आज तक किसी चैनल को मैंने ये बताते नहीं सुना कि जो चीन के साथ हमारा जो ये सीमा पर विवाद है, इसका स्रोत कहाँ है, इसकी गंगोत्री कहाँ है। और ये आज हमारे चैनल पर जो भी लोग मुझे सुनते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से इस मारे की माननीय राहुल गांधी जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ और सम्मान से नाम लेता हूँ, 2-3 दिन से, 4 दिन से बहुत बोल रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, भारत में जब तक अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने भारत के बिहाफ पर, हम भारतीयों के बिहाफ पर पड़ोस के देशों से समझौते किए, बॉर्डर ट्रीटीज की, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, और जहां तक कि जो बंटवारा हुआ उसमें भी लॉर्ड माउंटबेटन का हाथ था, जिस पे मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। लद्दाख का विवाद का एक व्यक्ति जिम्मेदार है, मिस्टर जॉनसन, जो सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी थे और जिनकी रिपोर्ट के पश्चात उनको क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने जॉब से निकाल दिया था और श्री गुलाब सिंह डोगरा राजा ने उन्हें अपनी नौकरी पर रख लिया था। इस मुद्दे पर इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। आई डू जस्टिस विद माई स्टडीज़ बट आई डू जस्टिस विद माई नेशन ऑल्सो। अभी तक कोई सरकार इस पर नहीं बोली है। जब तक सरकार इस मुद्दे पर नहीं बोलेगी, मैं भी इस मुद्दे पर नहीं बोलूंगा। आर्काइव्स में सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। जब हम इस पर रिसर्च करने पर आते हैं तो बहुत सी ऐसी परतें खुलती हैं जो इस विवाद की तरफ इशारा करती हैं और रोशनी डालती हैं। लेकिन सरकार के आगे आगे नाचने और कूदने का मुझे शौक नहीं है, सरकार जो भी हो। तो मिस्टर जॉनसन की दी हुई बीमारी है अक्साई चिन और लद्दाख का विवाद। इसी प्रकार मिस्टर मैकमोहन की दी हुई बीमारी है ईस्ट इंडिया की तरफ, जो चीन से अरुणाचल की तरफ जो हम लोग का विवाद चल रहा है। भारत ने एक सबसे बड़ी गलती ये करी कि हमने 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी आज़ादी के वक्त ब्रिटेन से ट्रांसफर ऑफ पावर किया था। बर्मा एक ऐसा देश था जिसने कहा नहीं, मैं ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करूंगा, द ब्रिटिश शुड रिलिंक्विश पावर। इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है, जिस पर आज तक शोध और चिंतन नहीं हुआ। जब आप ट्रांसफर ऑफ पावर करते हैं तो आप मान्यता दे देते हैं उस शक्ति को जो आपके देश पर शासन कर रही थी, वो विदेशी ताकत। जब आप उस शक्ति से ये कहते हैं कि नो यू रिलिंक्विश पावर, आप यहां की सत्ता पर छोड़ के जाइए, हम आपसे ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करेंगे, तब आप ये पैगाम देते हैं कि तुम्हारी सत्ता गैर कानूनी थी, नाजायज थी, इलेजिटिमेट थी। और ट्रांसफर ऑफ पावर में आप उस सत्ता को लेजिटिमेट कर देते हैं
और जब हमने ब्रिटेन से ट्रांसफर ऑफ पावर किया तो उनकी जो ट्रीटीज थी वो भी हम पर लागू हो गई। और ये ट्रांसफर ऑफ पावर का आप एक अर्थ समझते हैं? जब हमने ब्रिटेन से ट्रांसफर ऑफ पावर कर लिया, यानी हमने उनकी सत्ता को लेजिटिमेट मान लिया। इसी कारण से हमने सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर को मानो इस देश में आतंकवादी करार कर दिया। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग स्टेशनों के नाम और शहरों के नाम के पीछे लड़ते रहते हैं। भारत को इंडिया शुड गो बैक इन हिस्ट्री एंड इंडिया शुड से दैट ब्रिटेन डिड नॉट ट्रांसफर पावर बट इट रेलिंक्विश्ड पावर। और इसी प्रकार हम लोग की हिस्ट्री बुक्स से म्यूटनी ऑफ 1857 हटना चाहिए और फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम उसकी जगह लिखा जाना चाहिए। इन दोनों शब्दों में भी बहुत फर्क है, लेकिन क्योंकि इन शब्दों के पीछे राजनीति नहीं है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, शहर और स्टेशनों के नाम बदल के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। तो मुद्दे पर आते हैं। जब हमने ब्रिटेन के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर किया तो वो ट्रीटीज, वो डिक्लेरेशंस ऑफ मिस्टर जॉनसन एंड मिस्टर मैकमोहन ऑन द ईस्टर्न फ्रंट विद चाइना हमारे ऊपर लाद दिए गए। 1914 में शिमला में एक अकॉर्ड साइन करने के लिए बिटवीन तिब्बत, ब्रिटेन एंड चाइना एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें तिब्बत का भविष्य तय होना था एज एन ऑटोनॉमस स्टेट अंडर सुजरेटी ऑफ चाइना, यानी एक लगभग आजाद मुल्क लेकिन चीन के अधीन, चीन की निगरानी में। चाइना उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराता है और ब्रिटेन एक तरफा फैसला करता है जिसमें लगभग 3/4 तिब्बत को ऑटोनॉमस मानता है और ईस्टर्न फ्रंट की तरफ, साउथ तिब्बत की तरफ जो आप देख रहे हैं, यानी अरुणाचल और उसके ऊपर अपने अधीन कर लेता है। आज़ादी के पश्चात आप लोग को जान के ताज्जुब होगा कि ये पूरा इलाका तिब्बत का भारत को मिलता है। 1949 में चीन में सत्ता परिवर्तन होता है और कम्युनिस्ट पार्टी माओ के अंडर चीन पर राज करना शुरू करती है और 1950 में तिब्बत पे आक्रमण कर देती है। जब अंग्रेज 1947 में भारत छोड़ के जाते हैं तो तिब्बत के 2 शहरों में, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर यतैंग और गेनांते में इंडियन आर्मी की गैरिसन मौजूद होती है। तिब्बत का पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम ब्रिटेन यानी भारत के अधीन होता है और इसके अतिरिक्त और बहुत से एस्टैब्लिशमेंट भारत के तिब्बत पर होते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू बिना शर्त चीन को तिब्बत और अपना इलाका थाली में रख के परोस देते हैं और चीन भारत की सीमा तक और नेपाल की सीमा तक आ जाता है। नेपाल इस बात पर आपत्ति करता है और जवाहरलाल नेहरू से शिकायत करता है कि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस पर बोलेंगे। जवाहरलाल नेहरू नेपाल को पीठ दिखा देते हैं और चीन के साथ हाथ मिला लेते हैं और बीच का जो तिब्बत का बफर जोन था चाइना, इंडिया एंड नेपाल के बीच में, वो चीन के हाथ में चला जाता है। और भारत जब नेपाल को पीठ दिखाता है तो नेपाल को समझ में आ जाता है कि भारत पर भरोसा करना आगे जाकर हानिकारक हो सकता है और वो विश्व की तरफ और चीन की तरफ आने वाले वक्त में देखना शुरू कर देता है। स्वागत के अलावा ये तक कहा जाता है कि पीएलए की आर्मी जो तिब्बत में घुसी और उसने वहाँ नरसंहार किया, उनके राशन पानी चावल का इंतज़ाम भी माननीय आदरणीय जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। हमारे लद्दाख के विवाद, हमारे अरुणाचल के विवाद, हमारे चीन से सीमा को लेके और अलग विवाद माननीय जवाहरलाल नेहरू जी नज़रअंदाज कर देते हैं
और बिना शर्त चीन की तिब्बत में मौजूदगी को मान्यता दे देते हैं और चीन की सरकार को भी मान्यता दे देते हैं। और लासा में जो हमारा काउंसलेट था उसको बंद कर देते हैं। वो समय था चीन से लद्दाख से लेके अरुणाचल तक के विवादों पर समझौता करने का और सौदा करने का। पर माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे नजरअंदाज किया, ये सोच के कि चीन और हिंदुस्तान हमेशा भाई भाई की तरह रहेंगे। और जब पार्लियामेंट में श्री जवाहरलाल नेहरू से यह सवाल पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तिब्बत द रूफ ऑफ द वर्ल्ड हमारे किसी काम का नहीं, वहां अ ब्लेड ऑफ ग्रास डज नॉट ग्रो, यानी वहां एक घास का कतरा भी नहीं उगता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इसका जवाब दिया था कि घास का एक कतरा तो आपके सर पर भी नहीं उगता है, तो क्या आप अपने सर को अपने धड़ से अलग कर सकते हैं? जब चीन ने तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया, जब भारत ने अपने हिस्से के तिब्बत को चीन को थाली में परोस के दे दिया, तो जनरल करेप्पा श्री जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं और कहते हैं हमें चीन से इंडो चाइना बॉर्डर पे खतरा हो गया है, बीच में तिब्बत का बफर जोन खत्म हो गया है, हमें चाइना से इस क्षेत्र में अटैक हो सकता है। तो श्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जनरल प्रधानमंत्री को यह नहीं बताता कि देश के किस कोने में हमला होगा, तुम कश्मीर और पाकिस्तान देखो। लेकिन इस पर जब सरदार पटेल आपत्ति करते हैं तो एक कमीशन बना दी जाती है जो बॉर्डर रोड्स देखेगी और चीन की लगने वाली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था देखेगी। लेकिन सरदार पटेल के निधन के पश्चात वो काम भी रोक दिया जाता है। 1954 में श्री जवाहरलाल नेहरू चीन जाते हैं और पंचशील पर हस्ताक्षर करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। प्रपोजल दिया जाता है कि इसको 25 साल के लिए साइन किया जाए, लेकिन चाइना कहता है सिर्फ 5 साल के लिए साइन किया जाए, क्योंकि चीन कमजोर था उस टाइम। कुल मिला के तय होता है कि पंचशील को 8 साल के लिए साइन किया जाएगा और हस्ताक्षर हो जाते हैं। और श्री जवाहरलाल नेहरू चीन की सीमा को भूल जाते हैं और चीन से जुड़े हुए लद्दाख और अरुणाचल के विवादों को भी भूल जाते हैं। 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह खड़ा होता है, चीन वहां पर जुल्म करता है और जवाहरलाल नेहरू दलाई लामा को इंडिया बुला के इंडिया में अजाइलम दे देते हैं। यानी पहले आप चीन का कब्जा तिब्बत पर उसको मान्यता देते हैं, चीन को तिब्बत गिफ्ट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी देखिएगा माननीय जवाहरलाल नेहरू की। 1954 में पंचशील पर हस्ताक्षर करते हैं, आपसी संधि कि हम एक दूसरे के विरुद्ध कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन दलाई लामा साहब को अपने ही भारत में संरक्षण दे देते हैं और अजाइलम दे देते हैं। और दलाई लामा जी चीन के विरुद्ध तिब्बत की लड़ाई लड़ने के लिए भारत को अपना लॉन्चिंग पैड और गढ़ बना लेते हैं और यहां से बयान जारी करते हैं, प्रभु या तो चीन को मान्यता देते ना, या तो चीन से दो दो हाथ करते, या तो चीन को आंखें दिखाते, या चीन से समझौते करते, कुछ और ना करते, कम से कम शांतिपूर्वक अरुणाचल और मानसरोवर कैलाश पर्वती ले आते भारत में। वो कुछ नहीं करा दोस्ती के नाम पर। 54 में हस्ताक्षर भी करे संधि पर और 59 में उनके विरुद्ध जो आवाज उठा रहे हैं उनको आप अजाइलम दे देते हैं। मैं अजाइलम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बेवकूफ़ी का उल्लेख कर रहा हूं आज आप लोगों के सामने। 8 साल के लिए चीन पंचशील पर साइन करता है। 1954 से 8 साल जोड़ लीजिए, 1962 में पंचशील रद्द हो जाता है और चीन से भारत का युद्ध हो जाता है। ईस्टर्न सेक्टर में यानी अरुणाचल के पास जैसी आज की तारीख में चीन घुसपैठ कर रहा है, 1 किलोमीटर अंदर 2 किलोमीटर अंदर, वैसे ही चीन करता है। और जवाहरलाल नेहरू जी उनको दोस्ती का वास्ता ना देते हुए, पंचशील का वास्ता ना देते हुए, जनरल कॉल के
जनरल कौल की एडवाइस पर, कौन जनरल कौल? नेहरू जी के परम मित्र, जिन्होंने 1952-53 में कश्मीर में शेख अब्दुल्ला साहब को गिरफ्तार करने में माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की मदद की थी एज ब्रिगेडियर। जनरल कौल की भरोसे पर, एडवाइस पर फॉरवर्ड पॉलिसी लागू कर देते हैं कि जहां तक चीन के अंदर घुस सकते हो, आंखों से आंखें चार कर सकते हो, वहां तक घुस जाओ। बाकी सारे अन्य जनरल इसके खिलाफ माननीय जवाहरलाल नेहरू को एडवाइस करते हैं कि हमारी तैयारियां नहीं हैं, आज़ादी के बाद हम लोगों ने इंडो चाइना बॉर्डर पर काम नहीं किया है, हमारी सड़कें तैयार नहीं हैं, फौजियों तक मौके पर हथियार, खाना, रसद नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं मानते, और फिर जो 1962 में हुआ वो हम सबको मालूम है। तो शुरू से 1914 से लेकर जॉनसन साहब की रिपोर्ट, मैकमोहन साहब की रिपोर्ट, जिन्होंने तिब्बत और चीन के बीच में बाउंड्री खींची थी, जो 1962 की लड़ाई ने और तिब्बत पे चीन के हमले ने रद्द कर दी। इन सब पर आज़ादी के बाद नेहरू जी को चाइना के साथ बैठकर रीनिगोशिएट करना चाहिए था, रीमीडिएट करना चाहिए था, और अगर नहीं कर पाए थे तो तिब्बत थाली में देने से पहले मीडिएट करना चाहिए था कि मैं तुम्हें तिब्बत दूंगा, मैं तुम्हें मान्यता दूंगा, लेकिन इसके अलावा तुम मुझे अक्साई चिन दो और मुझे तुम अरुणाचल दो और ये दो और वो लो। ये नहीं किया गया। ये विवाद आज तक चल रहा है दोस्तों। और सीमा का जो विवाद है, ये जो पुरानी गलतियां हैं, जो पुराने जख्म हैं, जो पुरानी शिकायतें हैं, जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग, नाइत्तेफाकियां हैं, ये हाथ में हाथ डाल के आज की तारीख में जब नरेंद्र मोदी जी चीन के प्रीमियर के साथ घूमेंगे, साथ खाना खाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, उससे फायदा तो होगा, लेकिन ये नीति इतनी शक्तिशाली नहीं कि इन पुरानी गलतियों को छुपा ले जाए। तो आज इस वीडियो का जो मेरा मकसद था कि राहुल जी तक ये संदेश पहुंचाना कि आज जो चीन के साथ विवाद है, इसका बीज अंग्रेजों ने बोया था लद्दाख में और ईस्टर्न चाइना बॉर्डर पर, और उसको सींचा माने जवाहरलाल नेहरू ने, और वो जख्म आज नासूर बन गया है, और उसकी कीमत 2 दिन पहले हमारे 20 फौजियों ने वीर गति को प्राप्त होकर चुकाई है। बट वी हैव क्रॉस्ड द स्टेज of sitting with China and renegotiating, because over a period of time चाइना अपनी सैन्य शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति के नशे में चूर है, और जितना ये बॉर्डर पर विवाद हो रहा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए, ये चीन भारत को नहीं, विश्व को, अमेरिका को संदेश दे रहा है कि कोरोना वायरस के चलते अगर तुम ये सोचते हो कि हमारे पांव लड़खड़ा गए हैं तो तुम गलत हो। हम एक ही टाइम पर भारत से, वियतनाम से, जापान से, फिलीपींस से लड़ने को भी तैयार हैं, और हांगकांग में अपना दबदबा कायम करने को भी तैयार है। तो दोस्तों, ना चीन की दोस्ती मिली, ना तिब्बत में हमें हमारा हिस्सा मिला, ना हमें कैलाश पर्वत मिला, ना हमें अरुणाचल और लद्दाख का समझौता मिला, और ना हमें शांति मिली। ये थी माननीय जवाहरलाल नेहरू साहब की चीन नीति। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राहुल गांधी जी।